नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम वर्ष 2022 में हुआ था, उस एग्ज़ाम पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये पेपर आपके ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का है। और इसमें इस लेवल के सवाल पूछे गए हैं ना कि आप यकीन मानिए जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपका भी दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। इस लेवल का, यानी कि आपको इसमें फीटर थ्योरी का भी सवाल देखने को मिलेगा। और इसमें आपको जो न्यूमेरिकल दिया गया है वो इतना प्यारा न्यूमेरिकल इसमें पूछा गया था, बहुत ही छोटे स्तर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर का, जिसका एग्ज़ाम अभी 27 फरवरी को होना निर्धारित हुआ है। ये एक टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है ना। इस बात को लेकर के मैंने एक छोटा सा सेशन भी दिया था कि ये डेट एक्सटेंड भी हो सकता है ना। पेपर कटिंग का हवाला देते हुए मैंने आपको बताया था। तो देखिए, एग्ज़ाम से पहले आप इसको पढ़ लो। यहाँ से एग्ज़ाम से क्वेश्चन, इस एग्ज़ाम से क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए पूछा जाएगा। चलिए, जो भी दोस्तों, जो बच्चे अभी लाइन अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं और ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ कुछ इस प्रकार से है कि एक फाउंडेशन बैच हमने ट्रेड थ्योरी का लाया था और इसको मैंने आपसे ये कमिटमेंट किया था कि 12 तारीख से इसको मैं बैच को लॉन्च करूंगा। और फिर बैच जो हमारी है, इसकी क्लासेस जो है वो 12 तारीख से मिलना शुरू होंगी, बट ऐसा हो नहीं पाया है ना। तो सोमवार से इसका क्लास आपको देखने को रेगुलर तरीके से मिलेगा। तो जितने भी बच्चे मेंबरशिप लेंगे, ज्वाइन करेंगे, केवल उन्हीं को ये क्लास मिल पाएगा, है ना। यूट्यूब सबको नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। और जो भी सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं, ये जो सवाल हैं आप देख पा रहे होंगे इस सवाल को, तो इस सवाल का, है ना मेरे भाई, जो आप लोगों को हमारा टेलीग्राम है, इस पर आपको पीडीएफ भी मिलेगा। तो बच्चे इसको ज्वाइन कर ले, है ना। पीडीएफ यहीं से आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, सवालों का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। और पहला जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार से देखिए कि अल्टरनेटर में एक घटना है जो भार के निरंतर उतार चढ़ाव के कारण होती है ना। लोड अगर कम होता है या लोड अधिक होता है तो इसमें एक घटना उत्पन्न होती है। उस घटना को क्या कहते हैं? चलिए, सवाल है आप लोगों का फर्स्ट नंबर का, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में देखिए सवाल है। आंसर आपका होगा, जो आपका आंसर है वो तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, हंटिंग। तो आइए समझते हैं हंटिंग फिनोमिना एक्चुअल में होता क्या है ना। देखिए, अल्टरनेटर हमारी एक ऐसी मशीन है, अल्टरनेटर क्या है, ये हमारी एक ऐसी मशीन है जो तीनों लोड पर काम करती है। जैसे कि पहला जो हमारा है वो होता है प्रतिरोधी भार, दूसरा इंडक्टिव और तीसरा कैपेसिटिव, यानी कि संधारित्री भार। तो ये तीन भार हमारे पास होते हैं, तीनों भार पर ये काम करती है अल्टरनेटर। ये जो आपको भार का वर्ड दिखाई दे रहा है, ये जो भार है ना, इसी भार के बारे में पूछा जा रहा है कि जब भार आपका निरंतर उतरता है और चढ़ता है, यानी कि कम होता है और ज़्यादा होता है, तो भार के कम ज़्यादा होने से एक घटना ऐसी होती है कि जो रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चल रही होती है, तो भार बढ़ने से, अचानक बढ़ने से सिंक्रोनाइजिंग कनेक्ट होती है, सिंक्रोनाइजिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है ना। भार के अचानक चढ़ने और बढ़ने से, कम ज़्यादा होने से डिस्कनेक्ट हो जाती है सिंक्रोनाइजिंग। इसलिए एक घटना उत्पन्न होती है उस टाइम पर जिसको कही जाती है हंटिंग। और यही एक हंटिंग जो है फिनोमिना है। और रोटर खुद कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे आखिर में चलना कैसे, तो वो वाइब्रेशन करने लगता है, उसी को कहते हैं हंटिंग, है ना। अब इस हंटिंग को हमें क्या करना है, समाप्त करना है। तो समाप्त करने के लिए एक ही तरीका है, वो दूसरा तरीका कोई है भी नहीं, है ना। वो है हमारी डैम्पिंग वाइंडिंग। ये जो तरीका है डैम्पिंग वाइंडिंग, इसको लगाया जाता है रोटर के पोल फेस पर। कहाँ पर? रोटर के पोल फेस पर, रोटर के पोल फेस पर।
है ना। तो किस रोटर पर ये किया जाता है ये भी जानना ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम में पूछे तो आप बताना सेलिएंट पोल रोटर पर। कहाँ पर? जो हमारी सेलिएंट पोल रोटर होती है, केवल सेलिएंट पोल रोटर पर ही हम डैम्पिंग वाइंडिंग को लगा सकते हैं और उस रोटर के पोल फेस पर इसको इंस्टॉल किया जाता है ना। ये एक प्रकार का टॉर्क डेवलप करता है जो कि इस हंटिंग फिनोमिना को समाप्त करने में मदद करती है। अब देखो यार, इसी में एक होता है ट्रांजिएंट। इसी में क्या होता है? ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट कैसी घटना है? तो जब लोड हमारी अचानक बदलता है, ध्यान रखना इस बात को, लोड जब अचानक परिवर्तित होता है, जब लोड हमारी अचानक परिवर्तित होता है ना, तो उस स्थिति में और इसके अलावा जब शॉर्ट सर्किट होता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है तब क्या होता है कि जो धारा और वोल्टेज होती है ना, धारा और वोल्टेज क्या होता है? अचानक वृद्धि हो जाते हैं। क्या होते हैं? अचानक धारा और वोल्टेज में वृद्धि हो जाती है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, कुछ पल के लिए, ठीक है ना, कुछ पल के लिए शॉर्ट सर्किट होने पर करंट और वोल्टेज अचानक से बढ़ जाते हैं या अचानक से बदल जाते हैं, ये केस। और दूसरा, अचानक से लोड परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। तो उस घटना को हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट। उसी घटना को क्या कही जाती है? ट्रांजिएंट, है ना। बाकी एक्साइटेशन तो आप समझ सकते हैं कि एक्साइटेशन का मतलब ये होता है, यहाँ से मैं समझाना चाहूँगा एक्साइटेशन का मतलब कि जो हमने ये रोटर लगा रखा है, सेलिएंट पोल रोटर, है ना, रोटर पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करने के लिए, रोटर पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करने हेतु डीसी आपूर्ति अप्लाई करना, है ना, ये डीसी आपूर्ति अप्लाई करना, यही कहलाता है आपका एक्साइटेशन। और अप्लाई किस लिए किया जा रहा है? ताकि चुंबकीय क्षेत्र का हम निर्माण कर सके। किस लेवल का चुंबकीय क्षेत्र? तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये कैसा होगा? ये स्थिर वाला होगा, है ना। कैसा होगा? स्थिर मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन आंसर आपका हंटिंग होगी। आंसर क्या होगी? हंटिंग होगा। देखना, कोई भी सवाल है ना, चाहे लेवल अच्छा हो, लेवल बुरा हो, लेवल मॉडरेट लेवल का हो, कोई भी सवाल हो, उसको टफ से टफ बना सकता है एग्जामिनर उसको टफ से टफ बना सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस स्टेज पर खड़े हैं अभी कि अगर आपकी तैयारी चाहे जिस लेवल की भी हो, लेकिन अगर आप चीज़ों को स्पीड से नहीं कर पा रहे हैं, टाइमली अगर आप चीज़ों को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में उतने सवालों को हैंडल करने के लिए आपको उतने टाइम काफ़ी नहीं होंगे जितने टाइम एग्जामिनर आपको देगा, ठीक है ना। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। लीजिए, एक और बढ़िया सा सवाल है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट डेंसिटी फॉर सॉफ्ट ग्रेफाइट ब्रशेस। जो नरम ग्रेफाइट ब्रश है, ये जो हमारी नरम ग्रेफाइट ब्रश है, इसके लिए अधिकतम वर्तमान घनत्व कितना होता है? ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, इसको याद करना पड़ेगा। कुछ डाटा ऐसा होता है और कुछ डाटा ऐसा है हमारे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में जिसको आप लोगों को याद करना ही होगा। आंसर देखिए, 9 से लेकर के 9.5 एम्पियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर होगा, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, है ना, सब में प्रति वर्ग सेंटीमीटर होगा। देखिए, वर्तमान घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी 9 से 9.5 होगा। एक बात का ख्याल रखना, आप भूल रहे हैं, यहाँ पर बात किसकी चल रही है? ग्रेफाइट ब्रश की। आपको पता होगा कि यहाँ पर जो ब्रश हमने यूज किया है, वो ब्रश का काम है कि करंट को कलेक्ट करके आउटपुट में देना। लेकिन ग्रेफाइट तो धात्विक पदार्थ नहीं है। ये कौन सा पदार्थ है? ये हमारी अधातु है ना, नॉन मेटल है। तो अधातु में तो हमने यही आज तक पढ़ा है कि इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता। लेकिन दुनिया का एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो अधातु की श्रेणी में आता है, नाम है ग्रेफाइट। फिर भी इसमें करंट प्रवाह होता है। तो इस छोटी सी बात को दोस्तों अपने खोपड़ी में सेट कर लेना, है ना। ये करंट को कलेक्ट करता है और आउटपुट में देता है। तो ग्रेफाइट का ये काम होता है और इसमें
प्रेशर को लेकर के कई बार सवाल पूछा गया है कि मान के चलो ये है आपका कम्यूटेटर और यहाँ पर कार्बन के ब्रुश लग रहे हैं ना, कार्बन के ये ब्रुश लग रहे हैं। चलो अब ये जो कार्बन के ब्रुश हैं है ना, ये जो कार्बन के हमारे ब्रुश हैं, इस ब्रुश ये जो ब्रुश है ये ब्रुश कम्यूटेटर से कितने प्रेशर पर ये उसके साथ संपर्क बनाएगा, वो प्रेशर आपको बताना है। अगर ब्रश ग्रेफाइट का है तो वो प्रेशर 0.12 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर का प्रेशर लगाएगा, यानी कि कम्यूटेटर पर कितना दबाव डालेगा 0.12। अगर इससे कम तो करंट कलेक्ट नहीं कर पाएगा, अगर इससे ज़्यादा तो जल्दी से घिस जाएगी, है ना। वोल्टेज ड्रॉप पर भी सवाल पूछता है, तो वोल्टेज ड्रॉप कम से कम 1 वोल्ट होता है। इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है? 1 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी कि बहुत अच्छी हमारी ब्रश है, ठीक है ना। तो ब्रश के बारे में ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। एक अलग से चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्तमान घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला, करंट डेंसिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एम्पियर बटा हाफ ब्रुशों की संख्या इंटू ब्रुश का थिकनेस इंटू ब्रुश का विड्थ। जैसे कि BR का मतलब क्या है? BR का मतलब है ब्रुश की संख्या, नंबर ऑफ ब्रुश की संख्या। T से क्या होता है? ब्रुश का थिकनेस, है ना, ब्रुश का थिकनेस। और W से होगा ब्रुश का चौड़ाई, ब्रुश का विड्थ यानी कि चौड़ाई। ये क्या है? चौड़ाई है ना, और ये है इसकी मोटाई। तो कितना मोटा हमारा ब्रश है, सबसे पहले तो ब्रश की संख्या कितनी है, दूसरी ब्रश की मोटाई कितनी है, और तीसरी ब्रश की चौड़ाई कितनी है। इससे आप पता लगा सकते हैं करंट में भाग दे करके कि इस ब्रश की करंट डेंसिटी कितनी होगी। तो ऐसे आप करंट डेंसिटी को भी ध्यान रख सकते हैं, है ना। इसको नोटबुक में अपने नोट कर लेना। ऑप्शन समझ में आ गया आपको? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कि SWG संख्या 0 व्यास में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर के बराबर 0 होता है। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, इतना कॉम्प्लिकेटेड है SWG में से मान को निकालना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए हम लोग SWG में अब नहीं, हम mm में चीज़ों को समझते हैं। हम यही जानते हैं कि 1 mm की तार है, 1.5 mm की तार है, 2.5 mm की है या 2 mm की तार है। हम mm में हमें mm में जल्दी चीज़ें समझ में आती है, SWG में चीज़ें समझ में नहीं आती। मैं आपको एक काम करता हूँ, है ना। देखिए 1 अगर 0 है तो SWG का मान होता है 8.23 mm वर्ग mm, है ना। लेकिन अगर 2 0 है तो उसमें mm होता है 8.8, कितना 8.8 वर्ग mm या mm स्क्वायर कह दो। अगर 3 0 है SWG में तो इसका मान होता है 9.4 mm स्क्वायर, है ना। ऐसे ही आगे तक जाती है, ध्यान देना। 4 0 में है 10.1 mm स्क्वायर, ठीक है। नोट करते चलिए, कितना हो गया 4। 5 0 होगा SWG का तो 10.9 mm स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बीच का कोई सा भी 0 उठ करके सवाल बन सकता है। 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 0, 6 0 में 1 2 3 4 5 6, है ना। इसमें आपका 11.7 mm स्क्वायर, और अगर 7 0 है तब 12.7 mm, है ना। तो ये आपको डाटा याद कर लेना है, ये जो डाटा है ये आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है ना। तो 0 व्यास का आप देख लीजिए किसके बराबर है, 8.23 mm के बराबर। राइट आंसर आपका ये होगा। लेकिन ये तो बात 0 की है। अगर आप ये बात अगर आप करें 1 SWG के बारे में, है ना, 1 SWG के बारे में, तो 7.6 mm स्क्वायर के बराबर ये होती है 1 SWG। ध्यान रखना इस बात को,
है ना, कितना होता है 1 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज इसको कहा जाता है ना, स्टैंडर्ड वायर गेज 7.6 mm² के बराबर होती है। SWG में चीज़ों को समझना थोड़ा सा टफ होता है ना, mm में चीज़ों को हम आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, अभी ITI कॉलेज में, हमारे ITI कॉलेज में इन चीज़ों का प्रैक्टिकल चल रहा है, बच्चे आसानी से समझ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है, अगला है 4th नंबर का सवाल कि कार्य करने के लिए जो बलागुण उपलब्ध होता है उसे किसके रूप में जाना जाता है। बलागुण कहाँ से उपलब्ध होता है, मोटर से। कहाँ से, मोटर से। तो मोटर समझना, यहाँ पर टॉर्क मोटर 2 प्रकार का उत्पन्न करता है, लेकिन हम पढ़ते 3 प्रकार का है ना। कैसे कैसे, सबसे पहले तो आप समझिए कि जो मोटर टॉर्क उत्पन्न करती है उसको हम कहते हैं आर्मेचर बलागुण। उसको क्या कही जाती है, आर्मेचर बलागुण। इसको हम इंडिकेटिव हार्स पावर के भी नाम से जानते हैं, है ना, इंडिकेटिव हार्स पावर, और इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। आर्मेचर बलागुण यानी कि एक मोटर है जो अंदर कॉइल में कितना टॉर्क उत्पन्न किया, उसको कैसे ज्ञात किया जाता है। उसको ज्ञात करने के लिए phi ZP आर्मेचर में करंट कितना चला और 2 पाई इंटू A, ठीक है ना। ये जो हमारी, ये जो डाटा, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया, इसमें से एक बात का ख्याल रखना कि ये जो हमारी आर्मेचर चालक की संख्या और पोल की संख्या बटे 2 पाई इंटू A, ये जो पूरा का पूरा डाटा है ये कैसा होगा, ये कांस्टेंट होगा, नियत होगा। यानी कि एक मोटर है हमारी, उसमें आपने कंडक्टर डाल दिए तो उसको चेंज नहीं कर सकते, पोल बन गया वो भी चेंज नहीं हो सकता, 2 पाई यानी ये सब कांस्टेंट है। तो फिर आर्मेचर का जो टॉर्क है ना, वो किस पे डिपेंडेंट हो गया, फ्लक्स पर और आर्मेचर के करंट पर। फ्लक्स पर और आर्मेचर के करंट पर डिपेंड हो गया, है ना। तो इतना हमें टॉर्क डेवलप करके दिया एक मोटर, लेकिन जितना डेवलप होता है उतना पूरा का पूरा हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जो इस्तेमाल किया जाता है उस टॉर्क का नाम है सॉफ्ट टॉर्क, है ना। उसका क्या नाम होता है, सॉफ्ट बलागुण, जिसको सॉफ्ट टॉर्क भी कहते हैं, और इसको हम BSP के नाम से जानते हैं, है ना। BSP के नाम से इसको जाना जाता है। सॉफ्ट टॉर्क को लिखी जाती है ISH से। ISH बराबर होता है हमारा BSP गुणे 60 गुणे 735.5 बटा 2 पाई इंटू, अब यहाँ पर A आएगा कि N आएगी। साफ्ट क्या करती है, रोटेट करती है, यानी कि घूर्णन करती है, और N को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं, तो 2 पाई N आएगा। तो उत्पन्न हुआ इतना और मिला हमें इतना, लेकिन जितना उत्पन्न हुआ और जितना मिला उसके बीच का जो पैमाना है, उसके बीच का जो टॉर्क है उसको कही जाती है लॉस्ट टॉर्क। उसको हम क्या कहते हैं, लॉस्ट टॉर्क। लॉस्ट टॉर्क होता है आर्मेचर में जितना उत्पन्न हुआ टॉर्क, है ना, आर्मेचर में जितना टॉर्क उत्पन्न हुआ और शाफ्ट पर जितना मिला, उन दोनों का जो अंतर है वही कहलाता है लॉस्ट टॉर्क। यानी कि ये टॉर्क बर्बाद हो गया, ये टॉर्क क्या हो गई, बर्बाद हो गई, और आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्ट टॉर्क। कार्य करने के लिए जो टॉर्क उत्पन्न हो रहा है वो सॉफ्ट टॉर्क कहलाएगा। इतना, यही टॉर्क हमें यूज में लेना है और इसी टॉर्क को हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं, है ना। एक एक चीज़ों को पकड़ के चलना मेरे भाई, एक एक चीज़, एक भी चीज़ अगर आपने गलत कर दिया, एक भी पॉइंट गलत कर दिया तो आपकी मोटर मशीन पूरी बर्बाद हो जाएगी, है ना। जैसे एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकती है। फेज को न्यूट्रल में कनेक्ट कर दोगे आप लोग, या इस फेज को उस फेज में कनेक्ट कर दो तो मोटर के घूमने का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। गलती तो छोटी सी है ना, लेकिन छोटी सी ही गलती बहुत बड़ा कारण बन जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगी। आंसर ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है ना। सब लोग श्योर हो, सब लोग का कॉन्सेप्ट हो रहा है क्लियर, और सभी लोग ध्यान से देखते रहना अंतिम तक, क्योंकि मेरे भाई यही एक टाइम है मुझे लगता है कुछ करने का, है ना। बाकी तो बच्चे मौज मस्ती ही करते रहते हैं, उनको चाहे कितना भी कह लो वो करेंगे अपने ही मन का, ठीक है। क्वेश्चन 5, दिए गए आरेख से संबंधित डीसी मोटर के प्रकार को पहचानिए। ये डीसी मोटर है, इसको समझिए, पहचानिए।
देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी डीसी मोटर है, यहाँ पर कम्यूटेटर है, शाफ्ट है, ब्रश है, स्टेटर मैग्नेट है और रोटर की कॉइल्स है। यानी कि ब्रश है, यहाँ पर जिक्र किया गया है ब्रश का, तो आंसर ये हमारी है कि ब्रश डीसी मोटर, ब्रश डीसी मोटर यानी कि ब्रशेस डीसी मोटर। देखिए इस मोटर का अगर मैं प्रयोग आपको बताऊं कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रयोग जो इसका है वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क अधिक चाहिए, है ना, जहाँ पर क्या चाहिए हमें स्टार्टिंग टॉर्क उच्च हो, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर सरल गति नियंत्रण करना हो, यानी कि गति का नियंत्रण आसान हो, सरल गति नियंत्रण हो और स्टार्टिंग टॉर्क उच्च हो, वहाँ पर उपयोग इसका किया जाता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो यूज वहाँ पर किया जाता है विंडशील्ड वाइपर में, है ना, विंडशील्ड वाइपर। आपने देख रखा होगा कि जितने भी फोर व्हीलर होती हैं, जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं फोर व्हीलर वाली, उनकी जो सामने वाली बड़ी वाली शीशा होती है ड्राइवर के जस्ट सामने वाले, उसको विंडशील्ड ग्लास कहा जाता है। उसमें जो शीशा लगा हुआ है, अगर वो डस्ट उस पर आ गया है या फिर जो भी चीज़ें गंदगी आ गई है उसको साफ करना है, तो एक वाइपर लगी होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि उस वाइपर को चलाने के लिए एक मैकेनिज्म फिट होता है ना, मैकेनिज्म से वो वाइपर चलती है। लेकिन जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को चलाने के लिए जो मोटर चला रही है तो वो डीसी ब्रश मोटर है ना। तो विंडशील्ड वाइपर में इसका यूज हो रहा है, ठीक है ना। और इसके अलावा रोबोट में भी इसका यूज होता है। कहाँ पर? रोबोट में भी इसका यूज हो रहा है। क्लीनर जो है ना, क्लीनर में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा मिक्सी में भी हो रहा है, मिक्सी में हो रही है, और ग्राइंडर में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ब्रश डीसी मोटर का यूज अक्सर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आंसर है ब्रश का डीसी मोटर। चलिए ब्रशलेस डीसी मोटर को भी थोड़ा सा समझा जाए, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा कि मेरे बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है। तो ब्रशलेस डीसी मोटर एक्चुअल में क्या है कि इसका यूज वहाँ पर होता है कि जहाँ पर इसका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ शोर की कम आवश्यकता हो, जहाँ पर कम शोर की आवश्यकता हो, कम शोर की आवश्यकता हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है ना, जो वॉशिंग मशीन होती है, आपने देखा होगा कि वॉशिंग मशीन जब चलती है ना तो शोर बहुत ज़्यादा कम करती है, बहुत ही कम शोर करती है। तो वॉशिंग मशीन में इसका यूज अक्सर ज़्यादातर इसकी वॉशिंग मशीन में इसका यूज जो है हम करते हैं। तो यहीं पर शोर की कम। और इसके अलावा जो ड्रोन होते हैं, ड्रोन भी आपने देखा होगा, है ना, ड्रोन, जो एक ड्रोन होती है ना ऊपर, जो हवाई जहाज के जैसे चलती है, उसमें कैमरा भी, आजकल शादी ब्याहों में आप लोगों ने ड्रोन खूब देखा होगा। तो ड्रोन में भी इसका यूज होता है, वॉशिंग मशीन में भी इसकी इस्तेमाल जो है वो करी जाती है। तो ब्रशलेस डीसी मोटर यानी कि जिसमें ब्रश ना हो, है ना, वहाँ पर। डीसी का शंट मोटर है, वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर हमें नियत गति चाहिए। कैसा गति चाहिए? नियत गति, यानी कि लोड कम हो या ज़्यादा हो, उससे मतलब नहीं है, उसी स्पीड पर आपकी मोटर चलती रहेगी, इसलिए बहुत अच्छी मोटर मानी जाती है ये, ठीक है ना। आगे बढ़ जाएं। अगला है आंतरिक ग्रोलर विधि, वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट और ओम मीटर विधि का उपयोग, है ना, किस लिए किया जाता है, किसकी टेस्टिंग के लिए की जाती है। तो देखिए ग्रोलर के बारे में तो आपने पढ़ा है। तो जो ग्रोलर है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाहरी। आंतरिक ग्रोलर जो होती है ये बड़ी डीसी मोटर में काम आती है ना, ये बड़ी डीसी मोटर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो छोटी डीसी मोटर होती है, जो छोटी डीसी मोटर्स होती हैं उनमें बाहरी ग्राउलर यूज किया जाता है, लेकिन इनका काम एक ही होता है, इनका जो काम है एक ही होता है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप लोग मोटर की रिवाइंडिंग करते हैं या वाइंडिंग करते हैं, तो वाइंडिंग रिवाइंडिंग के टाइम पे जो कॉइल है, कई बार कॉइल की तार टूट जाती है, हमें पता नहीं चलता है ना, लेकिन टूटती कम है, लेकिन उसके अंदर का जो इंसुलेशन है वो छिल जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है
है ना। या फिर कई बार होता है कि कहते हैं ना कॉइल हमारी बॉडी ले लिया है, बॉडी टच हो गया है। अगर कॉइल बॉडी ले लिया ना तो बार बार आपकी मशीन ट्रिप हो जाएगी, बार बार ट्रिप होती रहेगी, ठीक है ना। बॉडी ले लेना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना, अर्थ टेस्ट करना, ये दोनों चीज़ें एक ही है, बॉडी टेस्ट, अर्थ टेस्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट करना, है ना। इन सभी की टेस्टिंग के लिए हम लोग ग्राउलर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए। जो ग्राउलर होती है मेरे भाई ये ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करती है ना। किसके सिद्धांत पर? ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर ये क्या करती है? कार्य करती है ना। लेकिन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से इसमें प्राइमरी वाइंडिंग होती है कि ग्राउलर को हम सप्लाई देते हैं, है ना। तो जहाँ से सप्लाई आ रही है वो प्राइमरी वाइंडिंग, और इसके अंदर भी एक कॉइल लगी होगी, ठीक है ना। तो कॉइल इसका सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करेगा। तो कॉइल में वोल्टेज उत्पन्न होता है और इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग टेस्टिंग आसानी से कर सकते हैं। आ गई बात समझ में, है ना, ठीक है। चलिए शेयर भी करते रहना दोस्तों अपने दोस्तों तक, है ना। मशीनों द्वारा उपयोग की जाने वाली धुलाई के प्रकार के बारे में निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित तकनीकों में से कौन सी तकनीकी माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करती है ना। बहुत तगड़ा सवाल है ये, ऐसे सवाल जिसमें आप लोग सिर्फ तुक्का लगा सकते हो, आपके सिलेबस का ये चीज़ नहीं है। ये मटेरियल अलग से उठा करके इसको डाला गया है और ये लेवल जो है ना यही क्वेश्चन अलग बनाता है आप लोगों के सिलेबस का। आउट ऑफ सिलेबस से इसको पूछा गया है और डिप्लोमा लेवल का ये सवाल है, ध्यान देना, आउट ऑफ सिलेबस। आंसर होगा न्यूरोफजी लॉजिक तकनीकी, न्यूरोफजी लॉजिक तकनीकी। सुनना मेरी बात को, ये जो न्यूरोफजी लॉजिक तकनीकी है ये आधुनिक तकनीकी का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें यूज किया जाता है एक सेंसर को, है ना। और ये जो सेंसर है ना बड़ा रोबोट की तरह काम करता है। सेंसर इसमें इस प्रकार से काम करता है कि वॉशिंग मशीन में आपने जैसे कि कपड़ा डाल दिया धुलने के लिए, तो पहले ये सेंसर सेंस करेगा कपड़ा के प्रकार को, कपड़ा सूती का है, कपड़ा टेरिकॉट का है, या कपड़ा कॉटन का है, या कपड़ा ऊनी वाला कपड़ा है, या जींस है, कैसा कपड़ा है। तो कपड़ा के प्रकार को ये सेंस करेगा। दूसरी बात, कपड़ा का वजन चेक करेगा, कपड़ा हल्का है या कपड़ा वजन है ना। तीसरा कि जो कपड़े में गंदगी है तो किस लेवल की गंदगी है, गंदगी के स्तर को पहचान करके, बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं है, यानी कि 10-20 दिनों से आपने धुला तो नहीं है उसको, या फिर कम गंदा है, तो गंदगी के लेवल को। 3 चीज़ें, पहली बात कि गंदगी का लेवल, कपड़ा का वजन और कपड़ा का प्रकार, तीनों चीज़ों को ये सेंस करके ये ऑटोमेटिक तरीके से उतना ही पानी लेगा और उस पानी में उतना ही डिटर्जेंट पाउडर मिलाएगा जितना कपड़ा का वजन है ना। और फिर उसको अपने आप, ये टाइमर एक रहता है इसके अंदर, और उस टाइमर को सेट कर देता है कि इतने टाइम में ये कपड़ा धुल जाएगी, है ना। कम गंदा है तो कम टाइम में कपड़ा धुल जाएगा और धुल करके ये बाहर निकल जाएगी। तो ये सेंसर का पूरा कमाल है और इस तकनीक को हम कहते हैं न्यूरोफजी लॉजिक तकनीकी। तो देख लो मेरे भाई, ये मत सोचना कि हमने पावर सिस्टम को पढ़ लिया, हमने मशीन को पढ़ लिया, ट्रांसफार्मर को पढ़ लिया तो हमने बहुत पढ़ लिया। सवाल मतलब कि सवाल धरती से सीना फाड़ के और आसमान से भी टपक सकती, कहीं से भी सवाल आ सकता है। आप कुछ नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, आप ऑब्जेक्शन बिल्कुल नहीं लगा सकते कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस है, अगर इसको आप मतलब कि अगर सही आंसर करोगे तभी इसका नंबर मिलेगा। ये कहोगे कि आउट ऑफ सिलेबस है हमें नंबर दे दो, तो नंबर नहीं मिलेगी, है ना। लीजिए एक और बढ़िया सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक निश्चित आवृत्ति और निश्चित वोल्टेज को एडजस्ट करके आवृत्ति और वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित करके गति को नियंत्रित करता है। वो है हमारी परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव, जिसको हम प्यार से कहते हैं VFD। क्या करते हैं? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। एक्चुअल में देखना वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव क्या करता है कि पहली बात तो इसको इस नाम से ये प्रचलित है कि ये एनर्जी सेविंग का काम करती है ना। ये एनर्जी सेविंग का काम करती है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है, एनर्जी सेविंग।
ये एनर्जी सेविंग कैसे करता है उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि VFD काम कैसे करती है। ये काम इस प्रकार से करती है कि ये पहले क्या करती है कि AC सप्लाई इसको देते हैं, ये परिवर्तित कर देती है DC में, है ना, कन्वर्टर की मदद से। अब इस DC को फिर से ये AC में परिवर्तित करती है इन्वर्टर की मदद से। किसकी मदद से? इन्वर्टर। आप कहोगे कि सर जी इनपुट भी AC आउटपुट भी AC, क्या फ़ायदा चेंज करने का, है ना। फ़ायदा इस प्रकार से है कि जो डायरेक्ट खंभा से जो AC पावर आ रही है उसके फ्रीक्वेंसी को, उसके वोल्टेज को हम लोग चेंज इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं, है ना। हमने DC में परिवर्तित किया, DC में परिवर्तित करने के बाद AC में फिर से परिवर्तित किया। अब इस परिवर्तित AC के फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके और इसके वोल्टेज को कम ज़्यादा करके हम लोग क्या करते हैं, इस मोटर की गति को नियंत्रित कर देते हैं। अब ये जो AC आई है, इस AC पावर को हम लोग किसको देना है? हम लोगों को मोटर को देना है और मोटर हमारी चलेगी। अब समझिए एनर्जी सेविंग का कमाल। एनर्जी सेविंग कुछ इस प्रकार से होता है कि मान के चलो आपकी एक मोटर है, मोटर पर उस पर एक लोड कनेक्ट है ना, लोड कनेक्ट है और वो फुल लोड पर मोटर चल रही है, लेकिन हमेशा फुल लोड पर ही तो नहीं चलेगी, है ना, कभी लोड कम भी होगा। तो जब लोड कम होगा, है ना, समझना बात को, जब मोटर से लोड कम होगा तो इस कम लोड को चलाने के लिए कम टॉर्क की ज़रूरत होगी कि नहीं सर? होगी। अब हमें टॉर्क कम चाहिए तो क्या करना होगा? जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय क्षेत्र, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कम कर देंगे तो हमें कम टॉर्क मिलेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? विद्युत धारा से। कहाँ से? विद्युत धारा से। यानी कि लोड जब कम हुआ तो हमें कम विद्युत धारा की ज़रूरत पड़ी, लोड अधिक हुआ तो अधिक विद्युत धारा की ज़रूरत पड़ रही है। तो जब लोड कम होता है तो कम विद्युत धारा अपने आप ये VFD कर देता है, यानी कि सप्लाई करंट जो है उसको अपने आप कम कर देता है। तो जितना पहले विद्युत धारा जा रही थी या विद्युत धारा खपत हो रही थी उसके मुकाबले अब कम विद्युत धारा खपत हो रही है, यानी कि एनर्जी की बचत कर रहा है, ये एनर्जी की बचत कर रहा है ये, इसीलिए इसको एनर्जी सेविंग के नाम से भी जानते हैं। VFD इसका सरनेम है। VFD क्या है? इसका सरनेम है। आगे बढ़ो, है ना। किस प्रकार के अग्निशामक में कांटे के आकार का नोजल होता है? बताना किस प्रकार के। वैसे तो अग्निशामक आग भी कई सारे प्रकार के होते हैं, ABCDEFG, है ना, बहुत सारे होते हैं। वैसे उसको बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर भी अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सवाल होगा शुष्क पाउडर अग्निशामक। अगर बताओ, आप लोग ये बता दो कि एग्जाम में ये पूछ ले कि जो शुष्क पाउडर है ये कौन सा शुष्क पाउडर है ना, तो आप लोग क्या कहोगे? इसका नाम है मोनो अमोनिया फास्फेट, है ना, मोनो अमोनिया फास्फेट इसका नाम है। बाय द वे अगर मोनो अमोनिया फास्फेट का इसमें ऑप्शन ही नहीं है तब एक ऑप्शन होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर मोनो अमोनिया फास्फेट का ऑप्शन नहीं होगा तो फिर यहाँ पर किसका ऑप्शन होगा? फिर ऑप्शन होगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो शुष्क पाउडर ये दोनों होते हैं और इन दोनों का काम होता है कि हवा की सप्लाई को कट करना, है ना। जो हवा होती है, हवा की आपूर्ति को कट करना, है ना, हवा की आपूर्ति को कट करना। आग लगने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब आप एक बात मेरे को बताओ, आपने 10वीं क्लास में जब आपने 10th जिस टाइम पे आप 10th पढ़ते रहे होंगे उस टाइम पर पढ़ा होगा हवा के बारे में कि वायुमंडल में हवा कितना % है? हवा है हमारा 20.9% या 20.7% ऐसे ही, जिसको हम लोग समथिंग पढ़ते हैं 21%, पढ़ते हैं कि नहीं। तो अगर हवा ज़्यादा हो जाएगी तो आग बुझ भी जाती है, हवा कम हो जाए तो भी आग बुझ जाती है ना। लेकिन एक्चुअल में आग लगने के लिए कितना हवा चाहिए, तो वो डाटा मैं आपको लिखा रहा हूँ कि आग लगने के लिए, है ना, आवश्यक
आग लगने के लिए आवश्यक जो हवा है वो 16% होना चाहिए, लेकिन इस 16% में से 12.5% हवा जो है इसको कट कर दिया जाए तो आग हमारी बुझ जाती है। तो ये डाटा है, मैं जानता हूँ है ना कि ये काम नहीं आएगा कहीं, लेकिन आपको उतना ही नहीं पढ़ना है, आपको उतना ही नहीं पढ़ना है कि जितना एग्जाम में आए, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ना है यार। मान के चलो कि आपने ITI कंप्लीट कर लिया, सारी चीज़ें, आप कंपटीशन की फील्ड में आ गए, कोई मिल गया आपको ऐसा धुरंधर आदमी जो पूछने लगे इस आग के बारे में, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, नहीं तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, वहाँ पर आप बेइज्जती महसूस करेंगे, फिर आपको लगेगा कि यार क्या ही मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। तो उस लेवल का आप पढ़ो कि अपनी इज्जत भी सलामत रहे। शुष्क पाउडर अग्निशामक, है ना, पानी से भरा बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र जो होता है ये क्लास A की आग को बुझाता है, ये क्लास A की आग को बुझाता है। फॉर्म ये क्लास B के आग को बुझाता है, क्लास B के आग को बुझाता है। हेलोन ये क्लास C के आग को बुझाता है। क्लास ABCD के, है ना, 4-5 प्रकार की आग होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, उस बाहरी फ्रेम का नाम क्या है जो डंडे को सहारा देता है और पूरे तंत्र के लिए एक सुरक्षा का कार्य करता है ना। सवाल तो बहुत अच्छी है और इसको मैं बहुत डिटेल फॉर्मेट में समझाऊंगा अभी आप लोगों को। अब देखिए एक चीज़ का आप लोग ख्याल रखना कि जो आपकी ये बोल रहा है बाहरी फ्रेम, तो फ्रेम को तो हम लोग सिंपल सी बात है योग कहते हैं, योग के साथ में इसको बॉडी भी कहते हैं, है ना, योग बॉडी, ठीक है ना, योग कहते हैं बॉडी कहते हैं। तो जो बॉडी है ना, सबसे पहले तो ये जान लो आप लोग कि अगर छोटी DC मोटर है ना, छोटी DC मोटर है तो बॉडी किसकी बनेगी, कास्ट आयरन की, किसकी, कास्ट आयरन की, यानी कि कच्चा लोहा। और बड़ी DC मोटर है तब किसकी बॉडी बनेगी, तब बनेगी हमारी कास्ट स्टील की, कास्ट स्टील की, है ना। तो ये हमारी मोटर की बॉडी है। बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इस प्रकार से पोल लगाते हैं, है ना, ऐसे पोल होता है, इस प्रकार से पोल होता है। इस पोल पर हम लोग क्या करेंगे, वाइंडिंग करेंगे, है ना, ऐसे ऐसे हम लोग वाइंडिंग करेंगे। और यहाँ पर मान के चलो DC सोर्स से कनेक्ट कर दिया, प्लस और माइनस हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। इसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन हो गया। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पादन हुआ है, ठीक है ना, ये मान के चलो चुंबकीय क्षेत्र ये जो है ये उत्पन्न हो गया। अगर ये बॉडी नहीं रहती तो आप ये सेंस कर पा रहे होंगे कि बॉडी नहीं रहती तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये लीकेज होता कि ना होता, हो जाता सर, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारी लीकेज हो जाती। तो लीकेज फ्लक्स को क्या करता है, फ्लक्स को लीकेज होने से रोकता है। फर्स्ट नंबर पॉइंट, ये क्या करता है, फ्लक्स को लीकेज होने से रोकना, इसका पहला काम। दूसरा काम ये है कि जो हमने, ये हमारी क्या है, ये हमारा पोल है ना, पोल, तो पोल को सहारा देता है कि नहीं, पोल को क्या करता है, पोल को सहारा देना इसका काम है। अगर बॉडी नहीं रहेगी तो हम लोग पोल को कहाँ पर टिकाएंगे, पोल कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, है ना। तो पोल को ये क्या करता है, सहारा देता है और फ्लक्स को लीकेज होने से बचाता है, यही इसका काम है। तीसरा, आंतरिक सभी भागों को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है ना, आंतरिक भागों को ये क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये 3 चीज़ है बॉडी का काम, बॉडी का 3 काम है ना, इसको कहते हैं योग। कम्यूटेटर, इसके 2 काम हैं। अगर ये DC मोटर में लगा है, अगर ये DC जनरेटर में लगा है ना, तो DC जनरेटर में लगा है तो AC को ये DC में बदलेगा,
है ना, और ये AC को AC में ही रहने देगा। क्यों? DC जनरेटर से हमें DC ही मिलेगा, लेकिन अगर AC मिलेगा तो हम लोग स्लिप रिंग लगा देंगे, तो स्लिप रिंग के जरिए हमें बाहर AC मिलने लगेगा। स्लिप रिंग आप मत लगाओ तो डायरेक्ट DC मिलेगी। तो DC जनरेटर के अंदर यानी कि ये जो है ये इनपुट है ना, फैराडे के नियम के द्वारा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो हमेशा AC नेचर का होता है। तो यहाँ पर AC, यहाँ पर भी AC उत्पन्न हुआ। अब बाहर कैसा चाहिए वो हम पे डिपेंड करता है। तो कम्यूटेटर इस प्रकार से है। फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग का काम है EMF उत्पन्न करना, है ना, EMF उत्पन्न करना, है ना, ये फील्ड वाइंडिंग का काम होता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चले आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन 10th हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बायां हाथ के जो नियम है अनुसार, फ्लेमिंग के बायां हाथ के अनुसार जो तर्जनी है यह किसकी ओर इशारा करती है? देखिए फ्लेमिंग जो है ना ये एक साइंटिस्ट का नाम है। फ्लेमिंग किसका नाम है? ये एक वैज्ञानिक का नाम है। ये हमारे एक वैज्ञानिक थे, है ना। वैज्ञानिकों ने और इंजीनियर्स ने मिल करके इस टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा सरल कर दिया है, चीज़ों को इन्होंने इतना अच्छे तरीके से, जैसे कि फ्लेमिंग का ही नियम, इन्होंने ऐसा नियम बना दिया कि मोटर मशीन हमारे लिए समझना बहुत ईजी हो गया है। इन्होंने चीज़ों को आसान बनाया है, इंजीनियर्स ने चीज़ों को आसान बनाया है, तो ये वो महारत है। तो फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट का नाम था। तो इनका जो बायां हाथ का नियम, देखो भाई मैं बायां और दायां में बहुत कंफ्यूज हूँ और मुझे लगता है ये कंफ्यूजन कभी नहीं जाएगा। मुझे लेफ्ट राइट समझ में आती है ना, ये राइट है ये लेफ्ट है, बस और कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती। तो बायां हाथ का नियम मतलब लेफ्ट हैंड रूल। अगर आप लोगों को ट्रिक पता हो बायां और दायां को याद करने का तो मुझे बता देना एक बार। यानी कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, यानी कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। इस रूल से हम क्या समझ रहे हैं पता है? इस रूल से हम समझ रहे हैं कि ये मोटर के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? मोटर के बारे में बता रहा है। ये कह रहा है कि बायां हाथ का नियम ये मेरा लेफ्ट हैंड रूल है, इसको कुछ इस प्रकार से फैलाओ आप लोग, ऐसे, है ना, सही फैली है, ऐसे फैलाओ। और ये जो अंगूठा है कंडक्टर के घूमने के डायरेक्शन को, ये जो है इसको कहते हैं तर्जनी। तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन को बताए, और ये जो हमारी मध्यिका है 4 फिंगर ये बताए करंट की दिशा को। इसमें बोल रहे हाथ के तर्जनी, तर्जनी कौन है? ये धारा की दिशा, है ना। अच्छा तर्जनी ये है हमारी, तो चुंबकीय प्रवाह की दिशा। आंसर क्या होगा? चुंबकीय प्रवाह की दिशा, यही हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो देखना मोटर जो है ये लेफ्ट हैंड रूल पर ज्ञात करती है। देखो मैं लेफ्ट राइट समझता हूँ तो आपको समझा रहा हूँ कैसे याद करना है। मोटर में लेफ्ट हैंड रूल काम आता है, यानी कि लेफ्ट हैंड रूल को कैसे आप समझोगे? मोटर को लिखोगे इंग्लिश से MOTOR। कितने बार आर आ रही है? सिंगल बार, तो LHR में भी सिंगल आर आ रही है, यानी कि मोटर। जनरेटर, अब आ जाओ, जनरेटर जो है ये राइट हैंड रूल पर काम करती है। जनरेटर को इंग्लिश में लिखो GENERATOR। कितने बार आर आ रही है? सर TR तो 2 बार आ रही है, ये फर्स्ट ये सेकेंड। अब इसमें कितने बार आ रही है? 2 बार आ रहा है, यानी कि आपको मैच कराना है, मैच कराना है। तो जनरेटर राइट हैंड रूल, मोटर लेफ्ट हैंड रूल पे काम आती है। आप लोग भी ऐसे समझा दो यार, मैं भी समझ जाऊँ, बायां दानी कहीं पे मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी, है ना। चुंबकीय प्रवाह की दिशा देखना, जो राइट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल में ये वाली जो है ना, ये चुंबकीय प्रवाह की दिशा, और राइट हैंड रूल में भी ये चुंबकीय प्रवाह की दिशा, ये दोनों चेंज नहीं होता, अंगूठा और तर्जनी। मध्यिका क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड रूल में मध्यिका करंट की दिशा को, और राइट हैंड रूल में मध्यिका उत्पन्न EMF की दिशा को बताता है ना। तो इस प्रकार से फ्लेमिंग का बायां और दायां हाथ का जो नियम है ये काम करता है ना। और ये जो हस्त नियम है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। इसने मोटर मशीन को बहुत आसानी से करंट को, फ्लक्स को, कंडक्टर के घूमने के डायरेक्शन को इसने समझाया है ना। इसलिए इनको दिल से सल्यूट है। चलो, नम और संक्षारक वातावरण में किस प्रकार के परावर्तक का प्रयोग किया जाता है? बताओ। नम और संक्षारक में मतलब कि नमी है ना, और संक्षारक यानी जंग। संक्षारक यानी जंग, नम यानी कि नमी।
वातावरण में किस प्रकार के रिफ्लेक्टर का प्रयोग किया जाता है, तो ये डिस्प्रेसिव होता है, देखना डिस्प्रेसिव टाइप का रिफ्लेक्टर होता है जो जंग वंग लगने से बचाता है, नमी वहाँ तक जा ही नहीं पाती है ना। आसान से आसान सवाल, किस नियम के अनुसार एक बिंदु पर मिलने वाली सभी शाखा धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है ना। आंसर इसका होगा किरचॉफ का पहला नियम, दूसरा नियम केसीएल। एक बात ध्यान रखना, किरचॉफ का पहला नियम क्या है, केसीएल है ना। जो हमारी किरचॉफ का नियम है, केसीएल हो या केवीएल हो, ये एसी व डीसी है ना, एसी व डीसी दोनों पर ये काम करता है ना। दोनों सर्किट या फिर दोनों सप्लाई पर ये क्या करता है, कार्य करता है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग को एसी सप्लाई पर काम कराना होगा तो आप लोग को एक लाप्लासा ट्रांसफार्मर का प्रयोग करना होगा। लाप्लासा ट्रांसफार्मर द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, इस्तेमाल मतलब कि एसी में जब भी आप इसको काम में लेना चाहते हैं केसीएल को, तो लाप्लासा ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है, तभी आप इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। डीसी में डायरेक्ट ले सकते हैं ना। जो केसीएल होती है मेरे भाई, जो केसीएल होती है ना, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या आप बता सकते हैं? सिद्धांत, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, किस पर? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर ये काम करती है। आप कहेंगे कि सर आवेश संरक्षण हमें आसान भाषा में आज समझा ही दो, क्या होता है आवेश संरक्षण। तो आवेश संरक्षण, संरक्षण का मतलब रक्षण करना, रक्षा करना, सुरक्षा करना है ना। तो आवेश संरक्षण, आवेश क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है। ऊर्जा को ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, है ना। तो ऊर्जा को ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, तो फिर हम कर क्या सकते हैं, इसका सिर्फ यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल किया जा सकता है ना। हीट के फॉर्म में, है ना, और ठंड के रूप में। इससे ऊर्जा के प्रयोग के द्वारा हम लोग पावर जनरेट कर सकते हैं, ऊर्जा यांत्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से इसको हम इस्तेमाल में ले सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो केवल इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। इसमें एक बड़ा फेमस, इसमें एक सर्किट डायग्राम होता है, और वो सर्किट डायग्राम इस प्रकार से करंट डिवीज़न ज्ञात करने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ध्यान से देखिए बता देता हूँ, है ना। ये एक प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में कनेक्ट है। ये देखिए, यहाँ से करंट चली और यहाँ पर करंट आ रही है। करंट यहाँ पर दो भागों में विभाजित हो जाएगी, I1 और इधर आएगी I2, है ना। इधर R2 है और इधर R1 है, ठीक है ना। करंट डिवीज़न कैसे ज्ञात किया जाएगा? देखिए, करंट डिवीज़न ज्ञात करने के लिए I1 अगर आप ज्ञात करेंगे तो I1 में आएगा R2 बटा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 गुणे I। अगर I2 ज्ञात करना होगा तो R1 बटा R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 गुणे I। ये करंट डिवीज़न ज्ञात करने का फॉर्मूला है ना। अब KVL का देखिए, थोड़ा सा KVL का भी मैं आपको बता ही देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर होती रहें। KVL जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है ना। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर यह काम करती है। और जो KVL है ना, और ये जो KVL है ये निम्न फ्रीक्वेंसी सर्किट में काम करता है, निम्न आवृत्ति वाले परिपथों में, निम्न आवृत्ति वाले परिपथों में इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। जिस सर्किट में फ्रीक्वेंसी हाई होगा वहाँ पर काम नहीं आएगा, KCL KVL दोनों, है ना। वोल्टेज डिवीज़न, वोल्टेज डिवीज़न कैसे ज्ञात किया जाएगा? इसमें देखना, सर्किट देखना, मैं आपको सर्किट बना करके दिखा दे रहा हूँ कि सर्किट कैसे बनता है। ये कलर ले लो ना। यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस, दूसरा आपस में सीरीज में R1 R2 V1 V2, है ना, प्लस माइनस। अब यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है। इस प्रकार से हमारी सर्किट किसकी तैयार हो गई? KVL की, ठीक है ना।
केवीएल की सर्किट हो गई। अब इसमें वोल्टेज डिवीजन ज्ञात करना है, तो V1 बराबर क्या होगा, R2 बटा R1 प्लस R2, है ना, R1 प्लस R2 गुणे V। V2 बराबर R1 बटा R1 प्लस R2 गुणे V। तो ये वोल्टेज डिवीजन है KVL का और ये करंट डिवीजन है KCL का, है ना। किरचॉफ के पहले नियम पर ये बात कर रहा है। एक बात मैं और आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देखिए, है ना, थोड़ा सा चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन करके चलते हैं, चीज़ों को ज़्यादा डिटेल के फॉर्म में चलता हूँ मैं लेकर के, ताकि एग्ज़ाम में कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत न आए। ओहो, अब देखिए यहाँ पर KCL क्या कहता है कि जितने करंट आ रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये एक नोड है ना, ये क्या है, जंक्शन। जैसे कि इसमें आ रही है, देखिए I1, इसमें आ रही है I2 और यहाँ से आ रही है I3 और ये है आपका I4, यानी कि I1 में 1 एम्पियर का करंट, I2 में, सभी में 1-1 एम्पियर का करंट आ रही है। ये क्या है, ब्रांच है, यहाँ से करंट इंटर कर रही है इस जंक्शन में, है ना। आवेश संरक्षण का मतलब ये होता है कि जंक्शन जो है, ये जंक्शन एनर्जी को स्टोर नहीं करेगा कि इतनी एनर्जी आ रही है, इसमें से कुछ एनर्जी को बचा के रख ले, है ना, कि कोरोना काल में कोरोना के टाइम पे काम आएगी। ऐसी इसकी कोई मनसौदा नहीं है। जितना करंट आएगा पूरा का पूरा करंट ये बाईपास कर देगा, पूरा का पूरा करंट ये क्या कर देगा, बाईपास कर देगा। इसलिए इस जंक्शन के पास जो करंट है वो कितना बचेगा, बीजगणित इसका योग जो है वो 0 बचेगा। कितना बचेगा, 0 बचेगा। यही KCL कहता है ना। KCL क्या कहता है, समेशन I बराबर 0, समेशन I बराबर समेशन 0 भी आप लिख सकते हो। ये इसका आंसर है। बाकी चीज़ें आपके सामने हैं, इसको नोटबुक में चाहे तो आप लोग उतार सकते हैं, है ना। बहुत चीज़ें देखिए ओरिएंट फॉर्म में मैं दे रहा हूँ, इतना डिटेल के साथ दे रहा हूँ। इसका PDF भी दूंगा, है ना, इसका PDF भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हुए हमें मिला एक ऐसा सवाल जिसमें पूछा गया है कि किसी केबल के भीतरी भाग से सबसे बाहरी भाग की ओर पुर्जों की सही क्रम क्या है। आप देखते होंगे अक्सर केबल जो होते हैं उसमें बहुत सारे लेयर होते हैं, है ना, 5-7 लेयर होते हैं। उस लेयर को ज्ञात करने का, उस लेयर को आपको कैसे याद करना है, वो चीज़ें मैं अगर आपको बताऊं तो आप यहाँ से देखना कि जैसे कि देखिए ये हमारी एक केबल है ना, ये क्या है, ये हमारी एक केबल है। ठीक है, इस केबल में एक और लेयर होगा, ठीक, 1 सेकेंड। अब इसमें एक और लेयर होगी इस प्रकार से, इसके अंदर, है कि नहीं, ऐसा लेयर होगा। फिर इसमें एक और लेयर देखा मैं, एक और लेयर बना दूँ, मतलब बहुत सारे लेयर होते हैं। ये कितने हो गए, 1 2 3, है ना, ये हो गया 4, ये हो गया चौथा लेयर, अरे नहीं हो पाएगा क्या, ये हो गया 5वां लेयर, हो जाएगी चल, ये हो गई 6ठा लेयर, ये हो गई 6ठा लेयर। अब देखना आंतरिक लेयर की बात कर रहा है ना, इंटरनल लेयर की बात कर रहा है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सिम्बास। क्या होता है, SIMBAS, सिम्बास। अंदर से लेकर के चले, C का मतलब होता है कंडक्टर, तो ये कंडक्टर से क्या होता है, चालक चाहे एल्यूमिनियम का हो, चाहे चालक कॉपर का हो, चालक कॉपर का हो, है ना, ये एल्यूमिनियम का भी हो सकता है या कॉपर का भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा है I, तो I ये है दूसरे नंबर का, यानी कि ये बताता है इंसुलेशन को। अब इंसुलेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है ना, PVC का भी हो सकता है या इसके अलावा भी दूसरा हो सकता है ना। फिर है तीसरा नंबर M फॉर क्या होता है, मेटालिक शीथड, है ना, तो ये क्या है, शीथड, मेटालिक शीथड होता है। फिर चौथा नंबर है बेडिंग, तो ये है हमारी बेडिंग, ये क्या है, ये है चौथी वाली लेयर बेडिंग। फिर है आर्मरिंग, तो ये हमारी लेयर है आर्मरिंग।
और अंतिम वाली है इंसुलेशन, यस फॉर सर्विंग। तो सर्विंग का काम होता है वातावरण से सुरक्षा देना, आर्मरिंग का काम है यांत्रिक चोट से बचाव करना, बेडिंग जूट या पटसन का बना होता है, इसका काम होता है कि शीत को बचाव करना, क्योंकि ये शीत जो है ना ये बनी है शीशे की, शीशा चटक सकती है, तो कुछ तो प्रभाव आर्मरिंग रोक लेगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रभाव रह गया तो बेडिंग उसको रोक लेगा। इंसुलेशन, ताकि जो चालक है एक से अधिक कोर होगा वो आपस में शॉर्ट सर्किट ना होने पाए, इसलिए इंसुलेशन प्रदान कर रहा है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग इसके लेयर हैं, लेकिन हमारा मेन जो काम होता है ना वो इस चालक को सेफ्टी देना हमारा काम है, कि चालक को किसी भी प्रकार से चालक तक न तो नमी पहुंचाए, चालक तक ना तो यांत्रिक आघात पहुंचाए, चालक तक ना तो वातावरण का कोई प्रकोप लग सके कंडक्टर को। इसलिए अब देख लो क्या होगा, कौन सा आंसर सही होगा। सबसे नीचे क्या है, चालक किसी धात्विक छिद्र क्या बोला है, सबसे भीतरी भाग में क्या है, चालक है, तो धात्विक छिद्र सर्विंग। अच्छा क्या पूछ रहा है, भीतरी भाग से बाहरी भाग की ओर, यानी कि इधर से, चालक तो है नहीं, फिर इंसुलेशन है, उल्टा हो गया लगता है ना, आंतरिक भाग से बाहरी भाग की ओर, भीतरी भाग से सबसे बाहरी भाग की ओर, यानी कि ये सबसे बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर होता, तब ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है। ऑप्शन नंबर भाई सर्विंग है, आर्मरिंग है, बेडिंग है, धात्विक छिद्र है ना। फिर है धात्विक छिद्र, ये तो बीच का हो गया, बेडिंग बीच का है, धात्विक छिद्र भी बीच का है, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। अगर हम माने कि सबसे बाहरी वाला भाग से आंतरिक वाला भाग को हम देखें तब उस केस में ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अन्यथा आप इसको याद कर लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगे। सवाल हाथों का टाइप किया हुआ है, भले इधर से उधर हो सकता है, लेकिन चीज़ें क्लियर हैं तो इधर से उधर नहीं होंगी। एक संधारित्र को 30 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए 0.9 कूलाम चार्ज की आवश्यकता होती है। इस संधारित्र की धारिता कितनी होगी, है ना। कई बार आपसे पूछता है कि इतने फैराड का हमारे पास कंडेंसर है, कितना एम्पियर इसको चार्ज होने के लिए करंट की आवश्यकता होगी, लेकिन इस बार गेम उल्टा है, आप लोग को समझना पड़ेगा, है ना। तो कैसे करोगे इसको, C बराबर Q बटा V, यही हो रहा है, C बराबर Q बटा V। तो Q कितना है, कूलाम कितना है 0.9, और वोल्टेज है 30 है ना, 30, चलो 30 है। पॉइंट काटोगे तो 1 0 और नीचे आएगी, ठीक है सर आ गई। और चलो PDF में मुझे पता है आप लोग को दिक्कत हो सकती है, ये लो अब दिक्कत नहीं होगी, है ना। भाग निकाय लब्धे शून्य 3 त्रिकाई 9, है ना, क्या है फैराड में है, फैराड, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, 0.03 फैराड इसका करेक्ट आंसर है। देखिए एक कंडेंसर, अगर सवाल ये आ जाए कि एक कंडेंसर है वो कितने टाइम में चार्ज हो पाती है ना, ये चीज़ आज एक नया चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कितने चार्ज हो पाती है कितने टाइम में। तो जो हमारी संधारित्र होती है, समझना, जो हमारी संधारित्र होती है, संधारित्र की चार्जिंग स्थिति, संधारित्र की चार्जिंग स्थिति, तो चार्जिंग स्थिति को समझिए। जो कंडेंसर होती है, कैपेसिटर होती है ना, 5 बार में चार्ज हो पाती है 5 टाइम में। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम, फिर है थर्ड टाइम, इसके बाद है फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम। 5 टाइम में आपका कंडेंसर चार्ज होगा। फर्स्ट टाइम में कंडेंसर चार्ज होती है 68.2%, नहीं 63.2%, 63.2%। फिर चार्ज होती है ये 86.4%। उसके बाद ये चार्ज होती है 95.02%। फोर्थ टाइम में 98.03%, फिर 99.01%। सर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, है ना, चीज़ें क्लियर नहीं होने। अभी समझा रहा हूँ। मान के चलो कि आपका कंडेंसर फर्स्ट टाइम में कितना वोल्टेज चार्ज हुआ, ये जानने के लिए एक सूत्र मैं आपको बताता हूँ। सूत्र ऐसा है कि फर्स्ट टाइम का आप निकालो
63.2% है ना, गुणे मान के ऐसा चलो कि 50 वोल्टेज का मान 50 ऐसा मान लो आप लोग, ठीक है ना। 63.2% परसेंट है तो नीचे 100 आ जाएगी, ठीक है। चलो इसको काटा पीटा करेंगे तो 50 काटेगा 100 को 2 बार में, ठीक। अब ये पॉइंट है, कटेगी तो 1 0 और आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है सर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व किया जाए, हमारे पास क्या बचा है 332/20 यही ना बचा है, इसको भाग दो। 20 कितने बार में जाएगी, 20 को 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 है ना, बचा 32, 20 एकम 20 है ना, बचा कितना 12, सॉरी 20, 20 तिया 60 है ना, बच गया 32, फिर 20 एकम 20 बच गया 12, भाग न खाए 90 शून्य 120 हो जाएगा, और 6 बार में 6 दूना 12 इतना। यानी कि आपका कंडेंसर फर्स्ट टाइम में 63.2% चार्ज हो रही है, लेकिन वोल्टेज अगर 50 है तो 31.5 वोल्ट चार्ज होगी। ये कौन सा वोल्टेज है, ये संधारित्र का वोल्टेज है। ये कौन सी वोल्टेज है, ये है हमारी संधारित्र का वोल्टेज। यानी कि संधारित्र अगर इतना वोल्टेज का है तो पहली बार में फर्स्ट टाइम में वो 31.6% चार्ज होगा, ठीक है ना। अब फर्स्ट और सेकेंड टाइम दोनों का देखो तो कितना कंपेयर करो, कितना फर्स्ट टाइम में इतना वोल्टेज चार्ज हो रही है, सेकेंड टाइम में कितना चार्ज होगा। ये 2 4 में से 2 घटा दोगे 2, और 86 में 63 कटाओ कितना 3 2 23.2 कितना 23.2%। यानी कि इससे ये हमें पता चल रहा है कि पहली बार में कंडेंसर 63.2% चार्ज हो गया, लेकिन सेकेंड टाइम में 23% चार्ज हो पाया है। समझ रहे बात को, सेकेंड टाइम में 23% ही चार्ज हो पाया है। आगे कंपेयर आप करोगे तो 23% से भी कम चार्ज होगी। यानी कि धीरे 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 ये क्या कर रहा है कि ये भाई 50 वोल्टेज और 31 वोल्टेज पहली बार में ही 31.6 वोल्ट इसने चार्ज हो गया। अब वही जो 18-19 वोल्टेज बचा हुआ है वो धीरे 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 करके चार्ज होगा, और जैसे वोल्टेज का मान 50 वोल्टेज के आसपास आने लगेगा वैसे ही करंट भी धीरे 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 करके कम हो जाएगी, धीरे 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 करके कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से कंडेंसर चार्ज होती है, उसकी चार्जिंग की स्थिति ये है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 बार में फुल चार्ज हो पाती है। लेकिन 50 का 50 वोल्टेज कभी चार्ज नहीं होगा, है ना, कुछ ना कुछ वो वोल्टेज ड्रॉप हो ही जाएगा। हो गया ना क्लियर। रिवेट की शंख की लंबाई निकालने का सूत्र, ये फीटर थ्योरी का सवाल है। किसकी है, फीटर थ्योरी। ये फीटर थ्योरी का सवाल है, ध्यान से देख लो आप लोग, और इसका आंसर होगा 2t + 1 × ½ d है ना, d है डायमीटर, d क्या है डायमीटर। नेक्स्ट है रोशनी को परिभाषित किया गया है, किससे परिभाषित किया जाता है। तो रोशनी क्या होती है यार, चलो मैं बिना ऑप्शन का ही बता रहा हूँ आपको। रोशनी मान के चलो कि ये हमारी एक बल्ब है ना, ये हमारी एक बल्ब है, ठीक है ना। बल्ब से क्या हो रही है, रोशनी निकल रही है, यहाँ पर सतह है, ये क्या है सतह, ये हमारी सतह है। अब यहाँ से जो प्रकाश उत्पन्न हो रही है वो प्रकाश देखो पहले तो डायरेक्ट आएगी, है ना। ये जो प्रकाश है ये प्रकाश कैसे आएगी, पहले तो मान के चलो ये डायरेक्ट ऐसे आएगी, ठीक है सर। उसके बाद ये ऐसे भी प्रकाश आएगी, इस प्रकार से भी प्रकाश इसमें आएगी, है कि नहीं, ऐसे भी प्रकाश आएगी। तो इसका प्रकाश चारों ओर फैलेगा, सतह पर फैलेगा कि नहीं, बिल्कुल फैलेगा। ऐसे ये प्रकाश जो है फैल रही है। अब इसमें आप एक चीज़ देखो, आप ये देखना कि हर प्रकाश का अपना एक एंगल बन रहा है कि नहीं सर, बिल्कुल बन रहा है। ये देखो हर एक इसका एंगल बन रहा है, लेकिन सेंटर वाली जो है ये 90 डिग्री के एंगल पर है। यानी कि ये प्रकाश की किरण है, ये क्या है प्रकाश की किरण, और ये सतह है। प्रकाश की किरण और सतह के बीच में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर कुछ दूसरा बनेगा, यहाँ पर कुछ दूसरा
हर जगह दूसरा बनेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि एंगल का मान जितना बढ़ता जाता है उतना प्रकाश की तीव्रता कम होती जाती है ना। ऐसा होता है मेरे भाई। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ पर बल्ब जलाता और पूरी दुनिया रोशन हो जाती, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है प्रकाश की किरणों का प्रभाव कम होता जाता है, ठीक है ना। तो यही बता रही है कि प्रकाश को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो प्रकाश को ऐसे परिभाषित किया जाता है, यानी कि चमकदार प्रवाह प्रति इकाई क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये यही वाला सतह है ना, में एक सतह पर, यानी कि चलो सतह ये है एरिया, जैसे कि मान के चलो 8x8 का कमरा है, 8x12 का कमरा है, सॉरी 8x12 का तो होता नहीं, 10x12 का होता है, या 20x20 का कमरा है। तो कितना क्षेत्रफल है और उस क्षेत्रफल में एक सतह पर लंबवत पहुंचता है, यानी कि इस सतह पर लंबवत जो पहुंच रहा है यही कहलाती है रोशनी। और रोशनी को ई से दर्शाया जाता है, रोशनी को ई से दर्शाया जाता है, इसलिए फॉर्मूला बनता है ई बराबर 5/a, ई बराबर 5/a, यानी कि एरिया कितना है उस पर भी डिपेंड करती है हमारी फ्लक्स, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन को इसकी जो मात्रक है, इसकी जो मात्रक है वो होता है ल्यूमेन, ल्यूमेन, या ल्यूमेन के अलावा एक और होता है मिलीफोट, एक और होता है, ध्यान रखना, मिलीफोट, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मिलीफोट बराबर कितना होता है तो क्या आप बता पाएंगे? बताइए। एक ल्यूमेन, वन सेकेंड, एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, है ना। 1 मिलीफोट बराबर 1 ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर होता है ना। यही इसकी क्या है? इसकी मात्रक है ये, ठीक है ना। ये इसकी क्या है? ये मात्रा। चमकदार प्रवाह प्रति इकाई क्षेत्र में एक सतह पर लंबवत पहुंचता है, यही कहलाती है हमारी रोशनी। अगला है कि किस प्रकार की रोशनी सेल में, किस प्रकार की प्राथमिक सेल नकारात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में जिंक कंटेनर, यानी कि निगेटिव जो है इलेक्ट्रोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड किसका बना है? जिंक का, जिंक कह लो या जस्ता कह लो, ये दोनों एक ही बात है। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो वो किसका बना हुआ है? तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बना हुआ है, सकारात्मक इलेक्ट्रोड मैग्नीज यानी कि MnO2 का बना हुआ है ना। तो ऐसा कौन सा हमारी सेल है जिसमें ऐसा होता है? तो वो होती है एल्कलाइन सेल। एक बात ध्यान रखना कि एल्कलाइन सेल हमारी प्राथमिक सेल है, बेशक प्राथमिक सेल है। हमने आज तक यही हमें सिखाया गया है कि प्राथमिक सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते, लेकिन ये रिचार्जेबल है। ये कैसा है? ये रिचार्जेबल है। ये रिचार्जेबल सेल है, इसको रिचार्ज किया जा सकता है और प्रयोग ज़्यादातर खिलौनों में इसका यूज होता है ना। और आपने देखा होगा कि खिलौना को हम लोग कई बार चार्ज कर देते हैं, चार्ज हो जाती है हमारी खिलौना, है ना। तो ये एल्कलाइन सेल ही मात्र ऐसी सेल है कि निगेटिव में जस्ता और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में MnO2 इस्तेमाल किया जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि वोल्टेज के बारे में, इसके वोल्टेज के बारे में सवाल पूछता है, तो 1.5 वोल्ट होता है इसका वोल्टेज, और डिस्चार्ज की कंडीशन में 0.9 वोल्ट तक भी ये डिस्चार्ज हो सकती है ना। जीवन काल बहुत रेयर केस में देखा गया है 10 वर्ष तक, लगभग 10 वर्ष, है ना। ध्यान रखना, लगभग में लिख रहा हूं मैं, लगभग 10 वर्ष। ऑप्शन में अगर 10 से कम रहेगा तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सिलिकॉन होता है, आपने पढ़ा होगा सिलिकॉन के बारे में, है ना। मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को बता ही देता हूँ कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो कुछ इस प्रकार से होता है। मैं आपको यहाँ पर डिटेल फॉर्म में बता देता हूँ। ये देखिए, ये क्या बना रहा हूँ मैं? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ। ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक पता है आपको? परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसकी होती है परमाणु क्रमांक 14,
है ना, 14 कितना होता है 14। अगर इसका 2n स्क्वायर सूत्र से हम इसका विन्यास निकालें तो कितना होगा 2 8 8 2 10, यानी कि बचा कितना 4। यही 4 क्या है आपका संयोजी कोष है, संयोजी कोष है ना। तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी अंतिम कक्षा में, यहाँ पर 1 2 3 4। जब भी ध्यान रखना, जब भी अंतिम कक्षा में परमाणु अंतिम कक्षा में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इनकी संख्या अगर 4 हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं अर्धचालक कहते हैं, है ना। ये हमारी क्या कहलाती है अर्धचालक। सेमीकंडक्टर में इसको काउंट किया जाता है, सेमीकंडक्टर्स में इसको काउंट किया जाता है अर्धचालक में, क्योंकि उसी में अगर ये सिलिकॉन की है, चलो मैं जर्मेनियम का भी बता के आपको दिखा देता हूँ, है ना। जर्मेनियम में होता है 32 और 32 में देखिए 2 8 18 कितना हुआ 18 2 20 8 28 बचा कितना 4। ये अंतिम कक्षा में परमाणु की संख्या 4 देखिए जर्मेनियम में, और जर्मेनियम भी इसीलिए सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन भी सेमीकंडक्टर है। लेकिन आप कहेंगे कि सर आप हमें बेवकूफ़ बना तो रहे, जर्मेनियम और सिलिकॉन बता करके, नाइक्रोम के बारे में बताओ तो हम जाने। नाइक्रोम एक प्रकार का मिश्र धातु है, एलॉय है। ये प्योर नाइक्रोम तो होता नहीं है, इसमें निकिल भी होती है कि नहीं सर, होता है। निकिल में 28 होता है परमाणु क्रमांक, निकिल का परमाणु क्रमांक 28, और इसमें क्रोमियम भी होता है, और क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, है ना। 2 8 18 करके देख लो, 2 8 18 करके देख लो, 4 से कम या 4 से अधिक आएगी। मैं करके दिखाऊंगा तो आप, अच्छा चलो करके दिखाता हूँ, है ना। 2 8 18 देखो 18 2 20 8 28 28 29 30 बचा कितना 2। लेकिन मैंने अभी क्या बताया है आपको कि अगर अंतिम कक्षा में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो तो वो अर्धचालक कहलाएंगे। तो बताओ क्या ये अर्धचालक है? नहीं है सर, इसमें अंतिम कक्षा में 2 आ रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा चालक कहलाएगा, है ना। इसको भी देख लो, इसका कितना आ रहा है 18 2 20 28 2 8 यानी कि 10, ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो कुल मिलाकर के आंसर हमारा सिलिकॉन ही होगा। सिलिकॉन ना होता तो जर्मेनियम होता। ठीक है। किस शब्द का उपयोग उस सीमा का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिस तक सोल्डर को सोल्डर किए जाने वाले सतहों के बीच सोल्डर को किस हद तक बहाना चाहिए? इसको कहते हैं यार वेटिंग कहते हैं, है ना। इसको याद कर लेना। वेटिंग का मतलब ये होता है कि सोल्डर पिघल कर सतह पर एक समान रूप से फैलना, है ना। मैं लिखा देता हूँ, पिघला हुआ सोल्डर, है ना, पिघला हुआ सोल्डर, पिघला हुआ सोल्डर एक समान रूप से सतह पर फैलना, यही क्या कहलाती है हमारी वेटिंग। प्लेटिंग क्या कहलाता है? तो प्लेटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि प्लेटिंग में क्या बता दूं कि अन्य धातु, है ना, अन्य धातु का परत चढ़ाना प्लेटिंग कहलाता है, ताकि जंग से बचा जा सके, ताकि जंग से बचाया जा सके, है ना, ताकि जंग से बचाया जा सके, नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा जंग लग जाएगी। टिनिंग क्या कहलाती है? टिनिंग भी सुन लो। तो टिनिंग एक ऐसी घटना है, टिनिंग कैसी घटना है ना, टिनिंग एक ऐसी घटना है कि जब जो हमारी सोल्डर होती है ना, जो हमारी सोल्डर की जो सोल्डर आयरन होती है उसके बिट में एक हमें परत चढ़ाना होता है ना। सोल्डरिंग आयरन के बिट पर जो हमारी सोल्डरिंग होती है, सोल्डरिंग आयरन बिट पर एक मतलब कि एक परत चढ़ाया जाता है, परत चढ़ाना, ताकि ऊष्मा आसानी से संचरित हो सके, है ना, नहीं तो हीट ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, हीट जो है वो ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगी। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर देखो ए है, मैंने अलग कलर से इसको मार्क भी कर रखा हुआ है, ठीक है ना। अगला है कि 21 ओम प्रतिरोध के सिरों पर वोल्ट का मान क्या होगा जब इससे 7 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए।
वोल्ट, है ना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 आंसर होगा। एक कम वाट क्षमता का लैंप उच्च वाट लैंप की तुलना में अधिक चमकदार होता है, क्यों? इसमें दो कंडीशन आएगा। कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर लैंप का कनेक्शन किस में हुआ हो? श्रेणी में हुआ हो, उस केस में देखना दो आएगा। एक कम वाट का लैंप, है ना, कम वाट का लैंप, और दूसरा अधिक वाट का लैंप। देखना इसमें ये आपको बोला जा रहा है कि कम वाट का लैंप अधिक प्रकाश उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि कम वाट का जो लैंप है ना, इसमें अब हमारी लैंप का कनेक्शन किया गया है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में करंट तो एक समान चलता है, वोल्टेज अलग अलग मिलती है लोड के अकॉर्डिंग, यानी कि पावर रेटिंग के अकॉर्डिंग। तो कम पावर लैंप जो है ये क्या करेगा? इसका प्रतिरोध अधिक होगा। जिस लैंप का वाट कम है, इसका प्रतिरोध कैसा होगा? अधिक होगा। अधिक प्रतिरोध का मतलब ये हो गया कि इस लैंप को जलने के लिए अधिक वोल्टेज ड्रॉप कराना पड़ेगा, यानी कि ये अधिक बिजली की खपत करेगा। ये क्या करेगा? वोल्टेज का ड्रॉप अधिक कराएगा। अधिक वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है कि अधिक वोल्टेज की खपत कराना, और जब इसको अधिक वोल्टेज मिलेगा तो ये अधिक प्रकाश उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा सर? करेगा। इसलिए आंसर होगा कि उच्च प्रतिरोध और उच्च वोल्टेज ड्रॉप। इसलिए कम वाट का लैंप अगर श्रेणी क्रम में कनेक्ट है तो अधिक प्रकाश उत्पन्न करेगा। ये प्रैक्टिकली चीज़ें बता रहा हूँ, फैक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ आपको, है ना, जेन्युइन बात है ये। अधिक वाट का लैंप कम जब संयोजन श्रेणी का हो, लेकिन समांतर में ऐसा नहीं होगा। समांतर में ऐसा नहीं होता है। यदि कॉपर केबल की सामान्य धारा वहन क्षमता 20 एम्पियर है तो मोटे अतिरिक्त धारा संरक्षण द्वारा सुरक्षित किए जाने पर इसकी धारा क्षमता क्या? अरे कहने का मतलब है एक केबल है जो 20 एम्पियर की धारा लेता है, इसकी इतनी क्षमता है, ताकत है, तो जो सर्किट ब्रेकर आप लगाओगे या फ्यूज लगाओगे ताकि 20 एम्पियर से अधिक करंट बहने की स्थिति में ये हमारी जो केबल है ये जल ना जाए, इसलिए। तो देखना इसकी फुल कैपेसिटी तो 20 एम्पियर है ना। 20 एम्पियर से जरा से भी करंट ज़्यादा होगी तो इंसुलेशन पिघल जाएगा, सर्किट शॉर्ट हो जाएगी, तार जल जाएगी। हमें एक फ्यूज इस प्रकार की रेटिंग वाले फ्यूज को ध्यान में रखना है कि जो 20 एम्पियर तक करंट पहुंचने से पहले सर्किट को बंद करा दे, ताकि 20 से ज़्यादा करंट होने ना पाए और इंसुलेशन इसका पिघलने ना पाए। इसलिए आंसर 16.2 एम्पियर का फ्यूज आप लगा दो, यहाँ पर आपका धारा संरक्षण हो जाएगा। ड्यूल स्टार्टर की रेंज क्या है? पहले तो आप जानो ड्यूल का पूरा नाम, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। इसकी रेंज वैसे 5 HP तक बताई जाती है, लेकिन ऑप्शन नहीं है 5 HP, तो 7.5 HP तक है ना। अब एक और मैं चीज़ें आपको बताऊंगा कि अगर इस मोटर को 40 दिन तक लगातार आपको चलाना है ना, 40 दिन तक इस मोटर को अगर आपको लगातार चलाना है तो उस स्थिति में 40 HP तक की मोटर को ये प्रारंभ कर सकता है या फिर इसको इस्तेमाल में लिया जा सकता है 40 HP तक की, लेकिन कंटिन्यू अगर 40 दिन तक चलाना है तो 1 महीना 10 दिन तक, ठीक है। ड्यूल स्टार्टर में ऐसा बोला जाता है कि ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, ये लाइन वोल्टेज को कम नहीं करता। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है ना, इसकी जो विशेषता है सबसे बड़ी वो यही है कि ये क्या करता है, लाइन वोल्टेज को ये कम नहीं करता है। रीज़न बताऊं क्या है? क्योंकि इसमें एक ही कॉन्टेक्टर लगा होता है जो मेन से कनेक्ट होता है। जो मेन सप्लाई आ रही है वो उसी कॉन्टेक्टर में कनेक्ट हो जाएगी इनपुट के रूप में, और आउटपुट जो पावर निकलेगी वो डायरेक्ट मोटर में जाकर के कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन स्टार डेल्टा में ये होता है कि जो स्टार होती है उस स्टार वाले कॉन्टेक्टर का काम है लाइन वोल्टेज को कम करना, है ना। और स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टेक्टर होते हैं, एक मेन का, एक स्टार का, एक डेल्टा का, लेकिन इसमें तो एक ही है ना। तो वो वोल्टेज को कम नहीं कर पाता। किस वोल्टेज को? लाइन वोल्टेज को। यानी कि आपकी मोटर अगर 7.5 HP की है, 3 फेस की है, तो डायरेक्ट 3 फेस का 415 वोल्ट डायरेक्ट मोटर को जाएगी, है ना। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर लाइन वोल्टेज को कम नहीं करता है।
इसलिए इसमें लाइन करंट, लाइन वोल्टेज जैसे चीज़ें नहीं आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रॉस कट छेनी के उपयोग का वर्णन करता है? तो क्रॉस कट छेनी यार देखो, इस ये जो संकीर्ण वो होते हैं ना, बहुत संकरे वाले स्थानों में जो वो बनाते हैं ग्रूव्स, क्या बोला जाता है उसको, खांचा, संकीर्ण स्थानों पर खांचा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चाबी जो की वेज होता है वो बनाने के लिए काम आता है ना, तो क्रॉस कट छेनी का यूज वहीं पर होता है। चाबियों को काटने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। फीटर थ्योरी का सवाल देखो, 2 हो गया। किस एक महत्वपूर्ण पहलू पर डीसी और एसी एक समान है? आर्मेचर कंडक्टर में दोनों, चाहे एसी मोटर हो या डीसी मोटर हो, दोनों के आर्मेचर कंडक्टर में फ्लेमिंग का रूल काम करता है और फ्लेमिंग के रूल में ईएमएफ उत्पन्न होता है। नीले रंग की पृष्ठभूमि में एक सफ़ेद प्रतीक मौजूद होने पर सुरक्षा चिन्ह की श्रेणी की पहचान कीजिए। अरे भैया ये तो अनिवार्य संकेत है। सूचनात्मक में क्या होता है, इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि अगर बॉर्डर, ध्यान रखना, अगर बॉर्डर कैसा है, बॉर्डर अगर आपका सफ़ेद है, बॉर्डर अगर आपकी सफ़ेद है तो चित्र कैसे होंगे, लाल चित्र होंगे, लाल कलर का सफ़ेद में, है ना। और अगर बॉर्डर मान के चलो, अगर बॉर्डर हो कैसा हो, बॉर्डर सफ़ेद चित्र लाल, बॉर्डर अगर हरा हो, हरा है ना, तो चित्र सफ़ेद होता है, तो चित्र सफ़ेद, यानी कि 2 बैकग्राउंड होता है इसमें, ध्यान लो, रख लो। अगर बैकग्राउंड हरा कलर का है तो फिर आपको उसमें चित्र सफ़ेद कलर का दिखेगा, है ना। और अगर बॉर्डर सफ़ेद रंग का है तो चित्र लाल रंग का दिखेगा। यहाँ पर ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये यूज किया जाता है वहाँ पर चिकित्सा में, मेडिकल में। आपने देखा होगा कि जो मेडिकल होते हैं उन मेडिकलों में ऐसा ही लगा होता है, बैकग्राउंड सफ़ेद और सफ़ेद बैकग्राउंड पर प्लस का निशान, है ना। चेतावनी, चेतावनी तो मैं अभी तुरंत बता देता हूँ आपको खड़े खड़े। चेतावनी का जो बैकग्राउंड जो होता है, बैकग्राउंड जो होती है वो होती है पीला, है ना। और इसमें जो सिंबल होता है, सिंबल जो होता है वो होती है ब्लैक। कैसी होती है, ब्लैक। निषेधात्मक में बॉर्डर देखो, इसमें बॉर्डर होता है सफ़ेद रंग का, कैसा, सफ़ेद रंग का। और नहीं, बॉर्डर सफ़ेद नहीं होती, बॉर्डर लाल होती है, लाल। और क्रॉस बार, एक मिनट है, बैकग्राउंड चलो मैं मिटा देता हूँ ना, बैकग्राउंड होती है इसमें सफ़ेद, निषेधात्मक में बैकग्राउंड सफ़ेद होती है। बैकग्राउंड कैसा होता है, वाइट कलर का, बैकग्राउंड वाइट और बॉर्डर रेड, है ना। और सिंबल होती है इसमें ब्लैक। लो भैया सब कुछ बता दिया, कैसा होता है, ब्लैक, है ना। रेल रुक जा, ब्लैक। तो ये देख लो, अनिवार्य संकेत इसका आंसर होगा। अनिवार्य का मतलब ये हो जाता है कि इसको लगाना अनिवार्य है। जैसे कि आप ओवरहेड पर काम कर रहे हैं, वैसे तो सेफ्टी का रूल जब आप पढ़ोगे ना, तो सेफ्टी के रूल में ये लिखा गया है कि 1.5 मीटर की हाइट पर अगर आप काम कर रहे हैं तो 1.5 मीटर से शुरू हो जाता है सेफ्टी बेल्ट लगाना। फिर ऊपर आप चाहे जितना दूरी पर, ऊंचाई पर चढ़ो, आपको सेफ्टी बेल्ट बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। 1.5 मीटर से कम हाइट पर अगर आप चढ़ करके काम कर रहे हैं, है ना, तो आपको सेफ्टी बेल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे सेफ्टी बेल्ट हो गई, ये अनिवार्य है। सर पे टोपी लगाना अनिवार्य है ना। अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो चश्मा लगाना अनिवार्य है, गोगल्स, ठीक है। कंपनी के अंदर है, वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं तो सेफ्टी शूज होना चाहिए, तो ये अनिवार्य है। सूचनात्मक सूचना देता है ना, इधर वॉशरूम है, इधर एचआर का कैबिन है ना, यहाँ पर मेडिकल है, यहाँ पर एग्जिस्ट विंडो है, एग्जिस्ट डोर है ना।
चेतावनी देता है कि भाई यहाँ पे छूना नहीं, 440 वोल्ट का झटका है यहाँ पर, है ना। तो चीज़ों को मना करता है, चेतावनी देता है। निषेधात्मक का मतलब होता है मना करना, जैसे कि ऐसे स्थान जहाँ पर सिगरेट आपको नहीं पीना है, तो जैसे कि ये होता है ना आपका पेट्रोल पंप पे लगा होता है कि मोबाइल नहीं चलाना है ना, आग नहीं जलाना है, तो खतरा वाले स्थान पर निषेधात्मक होता है। नेक्स्ट है कि लैप वाइंडिंग में ब्रश की स्थिति की संख्या, ये पोल्स से डिसाइड होते हैं कि पोल्स की संख्या कितनी है उतना ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख वायरिंग स्थापना कार्य के लिए उपयोग किया जाने वाले घटकों की वास्तविक भौतिक स्थिति का अनुमान लगाता है। भौतिक स्थिति का अनुमान कहने का मतलब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिटेल से समझाना चाहूँगा। भौतिक स्थिति का मतलब ये होता है ना मेरे भाई कि देखो आप, ये जैसे कि वो है हमारा बैकग्राउंड है ना, सॉरी डायग्राम है। भौतिक स्थिति का मतलब कि जैसे कि ये एम्पियर मीटर है, ये जो एम्पियर मीटर है इसको लगाना कहाँ पर है ना। जैसे आप एक पैनल बना रहे हैं, लाइट वाला एक पैनल बना रहे हैं, तो कहाँ पर, ये कोने में लगाना है एम्पियर मीटर को, कि इस कोने में लगाना है, कि इन दोनों कोने में, कि बीच में, कि यहाँ पर, कहाँ पर लगाना है, इसका फिजिकल जो स्पेस है उसको डिसाइड करता है ये, है ना, प्लेस को डिसाइड करता है। ये इसको डिसाइड नहीं करेगा कि सर्किट के सीरीज में लगाना है कि सर्किट के पैरेलल में लगाना है, इसको ये डिसाइड नहीं करेगा, ये इसकी भौतिक स्थिति को डिसाइड करेगा। ठीक है ना। तारों के रंग को डिसाइड करेगा कि तार का रंग कौन सा है, फेज का कौन सा है, न्यूट्रल का कौन सा है, अर्थिंग का, इसको बताएगा ये, है ना, वायरिंग डायग्राम हमारी। तो और तारों के कनेक्शन को भी कई बार बताता है। तो ये वायरिंग डायग्राम इसका करेक्ट आंसर होगा। सर्किट डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि कौन सी तार कहाँ कनेक्ट हो रही है ना। जब वायरिंग में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे वायर देखने को मिलेगा, तो कौन सी वायर कहाँ कनेक्ट करना है वो आपको सर्किट डायग्राम में पता चल जाएगा। लेआउट डायग्राम में ढांचा तैयार किया जाता है, जैसे कि आपका घर बनता है, जब आपका घर बनता है तो मिस्त्री आता है ना, एक ढांचा बना के जाता है कि ऐसे ऐसे बीम खनो आप, ऐसे ऐसे बीम के लिए गड्ढा खोदो आप, है ना, ऐसे ऐसे आपका कमरा रहेगा, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर वॉशरूम है, यहाँ पर बेडरूम है ना। तो सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं लेआउट के द्वारा। तो लेआउट डायग्राम क्या करता है, एक ढांचा स्ट्रक्चर तैयार करके हमें देता है, चीज़ों को आसान करता है। इंस्टॉलेशन डायग्राम का मतलब है कि जैसे कि ये ज़्यादातर पावर सिस्टम में काम आते हैं इंस्टॉलेशन डायग्राम, कि आप जनरेटर, जैसे कि मान के चलो कि आप एक पावर इंस्टॉल कर रहे हैं, पावर स्टेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जनरेटर रखी जाएगी। अब जनरेटर इतने बड़े बड़े होते हैं ना कि 20 बाई 20 के कमरा से भी ज़्यादा हाइट की जनरेटर होती है। तो यहाँ पर आपकी जनरेटर जनरेट करेगी, यहाँ पर कूलिंग टावर होगा, है ना, यहाँ पर कंडेंसर होगी, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होंगी। कहाँ पर, उसको बताएगा ये इंस्टॉलेशन डायग्राम। और जब पावर डेवलप हो जाएगा, जनरेट हो जाएगी, तो किस साइड से हमें इसको ट्रांसमिट करने के लिए टावर लगाने होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इंस्टॉलेशन डायग्राम के थ्रू हमें पता चलता है। तो ये डायग्राम जो है वायरिंग डायग्राम के लिए आपका क्वेश्चन था। चलो आज के क्लास में इतने ही सवाल होंगे, 30 तक ही। तो 30 नंबर का अंतिम सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध का मान गैर रूप से घटता है। ये होगा हमारा थर्मिस्टर। और थर्मिस्टर का मतलब है एनटीसी, मैंने आपको पढ़ाया था ना एनटीसी, है ना। तो एनटीसी का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, नकारात्मक तापमान गुणांक, इसको हिंदी में कहते हैं ना, क्या कहते हैं, नकारात्मक तापमान गुणांक। नकारात्मक तापमान गुणांक इसका पूरा मतलब हिंदी नाम होता है। ये कहता है कि अगर तापमान का मान बढ़ता है, तापमान अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान घटता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है, घट जाता है। और प्रतिरोध का मान घटता है तो इसमें जो चालकता है विद्युत धारा की वो बढ़ जाती है, चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। ये किस में होता है, ये दोस्तों अर्धचालक सेमी कंडक्टर में होती है। किस में होती है, अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर, है ना, सेमी कंडक्टर के अंदर ऐसा होता है। लेकिन कंडक्टर में ऐसा नहीं होता, चालक में क्या होता है, ध्यान से सुनना, चालक में पीटीसी होता है ना, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसमें जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, यानी कि कॉइल आपका, वायर आपका हीट होगा, तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ता है ना,
प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो चालकता जो है, कंडक्टेंस है ना, वो क्या हो जाती है, घट जाती है। इसीलिए हम कहते हैं हमारी मोटरें, हमारी सर्किट जो है ओवरलोड ना होने पाए, नहीं तो हमारी ये सर्किट है जो ओवरहीट हो जाएगी, और ओवर जब हीट हो जाएगी ना तो इसकी चालकता जो है वो घट जाएगी। ठीक है ना। चलिए, तो मेरे भाई ये सारे सवाल थे। अब इन सभी सवालों का देखिए डिटेल फॉर्म में सॉल्यूशन मैं आपको दे चुका हूं, और इसका पीडीएफ आपको दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल से। तो हमारा टेलीग्राम का ये रहा चैनल, आप यहां से इसको ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन करने के बाद आपको ये चीज़ें यहां पर पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ठीक है। और अंतिम में मैं एक ही लफ्ज़ कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हैं लाइन अटेंडेंट और टीओ का, वो लोग इसमें ज़रूर आए हमारे फाउंडेशन बैच में और मेंबरशिप ज्वाइन करें। जो भी बच्चा मेंबरशिप ज्वाइन करता है प्रॉपर तरीके से उसी को यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजेगा। मेरे हाथ में ये कुछ नहीं है, यूट्यूब खुद नोटिफिकेशन भेजेगा। और जो ज्वाइन नहीं करना चाहता है, जो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, उसके लिए एक नंबर इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस वीडियो के, उस नंबर से मुझे संपर्क करने का प्रयास करें। थैंक यू।